Hello everyone, welcome to this channel and I'm your mentor Kansa and today we are going to learn preposition which is most important, right? Let's be move on. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ preposition काफ़ी ज़्यादा important है. आप different examinations में देखते होंगे कि उस चीज़ों का use होता है. Phrasal verbs में भी preposition को use करते हैं और preposition की वजह से काफ़ी ज़्यादा fillers and जो questions होते हैं वो काफ़ी abstruse और difficult हो जाते हैं आपके लिए. तो आइए इस चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं. मैं आप लोगों के सामने में कुछ important rules and preposition बताने जा रहा हूँ. So first of all, I'll just put the picture before you, and the picture is showing some prepositions over here, like under, over, in, on, and in front of, behind, and next to. So with the help of this picture, you can easily draw the different kind of the preposition have been used for the different places. So exactly prepositions, what is the meaning of this one? So pre means before and position means place, right? Place and pre means before. इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्री का मतलब बिफोर होता है. ये एक रूट वर्ड है जहां भी लगता है ये बिफोर का सेंस देता है. पोजीशन का मतलब प्लेस, और यू कैन से टू शो द रिलेशंस बिटवीन टू वर्ड्स. रिलेशन, राइट? देखो सीखते चले गाइस. काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है preposition, ख़ास तौर से ये जब वर्ब के लिए आता है तो डिफरेंट prepositions लगने की वजह से उसके मीनिंग चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आई जस्ट गिवन यू लुक मीन्स देखना, बट इफ आई जस्ट यूज आफ्टर दैट वुड बी मतलब देखभाल, राइट? केयरिंग. And if I just talk about come means Anna, and if I just add about over here, it will give you the sense of to happen, right? So for example, how did it come about means how did it happen. तो preposition लगने से phrasal verbs बनते हैं, और phrasal verbs काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए. इवन आपके जो रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी prepositions के ऑप्शंस अगर आते हैं तो एप्रोप्रिएट preposition जाना चाहिए. इसके लिए आपको preposition सीखना पड़ेगा. इस preposition चैप्टर के बाद में हम लोग phrasal verbs भी सीखने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के. एंड सम इंपॉर्टेंट रूल्स व्हिच आई एम गोना डिस्क्राइब बिफोर यू. सो फर्स्ट रूल इज दैट अक्रॉस. ठीक है, अक्रॉस एक वर्ड है, एक preposition है. इसका यूज कहाँ होता है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका 3-4 पॉइंट है यहाँ पर. तो पहले पॉइंट में ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग, राइट? दूसरे साइड में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे रखा है कि ये ए साइड है एंड दिस इज द बी साइड, तो अगर ये बी साइड पे है तो माई कजिन लिव्स अक्रॉस द रिवर. ये इफ इट इज रिवर तो ये दूसरे छोर को हम लोग अक्रॉस से डिनोट करते हैं. तो अक्रॉस माई कजन लिव्स अक्रॉस द रिवर, राइट? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं. एंड अगर मैं इसके 3 वेज बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पर सपोज एक रिवर है एंड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने के लिए यू हैव टू यूज 3 मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. ईदर यू कैन जस्ट गो बाय टचिंग द surface ऑफ द रिवर और not touching the surface of the river and under the the surface of the river. So there will be 3 ways, 3 different ways. तो obvious सी बात है कि यहाँ पे 3 different preposition लगने चाहिए, because on the basis of preposition you can analyze the relation between the two things and show the place also, right? So here यहाँ पे हम over का use करते हैं. यहाँ पर हम जो टच करके जा रहा है सरफेस से, यहाँ पर across, एंड जो टच में नहीं है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं through, right? So if I'm gonna tell you, for example, बहुत सारे बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा at and in. ये प्लेस के लिए यूज किया जाएगा. तो आप जानते हो कि उसमें मेंशन है कि at छोटे प्लेस के लिए और in बड़े प्लेस के लिए. माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा मुझे बता देना कि कौन सा छोटा प्लेस होता है और कौन सा बड़ा, जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते हैं. तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि आई लिव एट कोई भी छोटा सा प्लेस लेते हैं, कपूरथला, अलीगंज. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अलीगंज. व्हाट डज इट मीन आई लिव एट अलीगंज? व्हाट डज इट मीन? तो ये एक छोटा प्लेस होगा. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? नो. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस? नो. Because I just use at.
तो मैं जान रहा हूँ, मेरे को पता है, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे आपके जो प्लेसेस होते हैं वो नोन होते हैं, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इजीली, और उसके बेसिस पे हम लोगों का हैबिट बन चुका है कि हमें एट लगाना चाहिए या इन। बट थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं कोई बात, कोई कोई ऐसा प्लेस बोल रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, यू डोंट नो द, आई मीन द पैरामीटर ऑफ द प्लेस, और यू कैन से द ज्योग्राफिकल पैरामीटर ऑफ द प्लेस, कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा। So with the help of prepositions, we can easily draw the place. If I'm just putting in over here, means that the place would be larger, and at means right. तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्वियस ही बात है, लार्जर एंड स्मॉलर कहने का मतलब है कि वी आर जस्ट कंपेयरिंग द प्लेस। तो एट अगर लगाने से हम क्या बताते हैं, एट लगाने से हम उस प्लेस को छोटा रिप्रेजेंट करते हैं और इन से बड़ा करते हैं, ये ना कि कोई प्लेस की वजह से हम एट और इन को यूज करते हैं। On the basis of the conditions, right, on the basis of you can say the uses of the place, or the person or the things, we put prepositions accordingly. तो ध्यान में रखना ये है कि prepositions प्लेस जो है ना, वो प्लेस को अगर डिनोट कर रहा है तो ये एट छोटे प्लेस को करेगा, इन बड़े प्लेस को करेगा। ये सारे बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशंस हम छोटा और बड़ा बताते हैं, ना कि कोई प्लेस छोटा और बड़ा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आई लिव इन पटना, राइट, आई लिव इन पटना, ये बड़ा है। बट अगर मैं इसके कंपैरिजन में बिहार बोलता हूँ तो फिर ये इन यहाँ पे गलत होगा, आई लिव एट बिहार इन पटना, राइट, आई लिव एट बिहार इन पटना। तो जहाँ पे अभी हम इन का यूज़ कर रहे थे, अब कंपैरेटिवली हम यहाँ पे एट का यूज़ कर रहे हैं। तो हो गया ना बात, कि जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन कब करते हो, जब आपके पास में होता है। तो जहाँ पे इन यूज़ हो रहा है वहाँ पे एट, मतलब कि प्लेस के लिए कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, एंड इन भी एंड एट भी। तो ये आपको डिटरमाइन करना होगा कि वेदर द प्लेस इज स्मॉल, आई मीन द साइज इज स्मॉल, द एरिया इज स्मॉल, और द बिगर। तो अब उसके रिस्पेक्ट में यू कैन अप्लाई इन एंड एट ओवर देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए प्रेपोजिशन का भी यूज जो हम लोग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्लेस एंड पोजिशंस, ठीक है, दो नाउन्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स और जाने का हम कंडीशन देख रहे हैं, तो आई गो ओवर द रिवर, या आई गो अक्रॉस द रिवर, या आई गो थ्रू द रिवर। तो मेरा रिलेशन बन जाता है इस रिवर से, एक पर्सन का एक रिवर से यहाँ पे रिलेशन बन रहा है कि वो कैसे जा रहा है। इफ आई एम जस्ट पुटिंग ओवर, तो मतलब है कि वो विदाउट टचिंग द सरफेस होगा। अक्रॉस, जैसे अक्रॉस द रोड, तो टच होकर के। एंड थ्रू, अगर मैं बोलता हूँ गो थ्रू द डिक्शनरी, इट डजंट मीन कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, नहीं, यू आर जस्ट डीपली स्टडी। तो समझ में आ गया कि अक्रॉस का मतलब क्या होता है। एक और है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्रॉस द रिवर मीन्स व्हाट, टचिंग द सरफेस ऑफ द रिवर। एंड द थर्ड, बोथ द साइड, मतलब एक है ऑन द ऑपोजिट साइड, दूसरे छोर, दूसरा है गोइंग अक्रॉस द रिवर, एंड तीसरा है दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर। तो आप यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को समझ गए हो कि अक्रॉस का यूज तीन सेंस में कर सकते हैं ना। उससे इसे बनता है दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब्स, जहां पे आप देख रहे हो कम एंड देन आफ्टर अक्रॉस, व्हाट डज इट मीन, मींस सडनली मीट, राइट। तो मीन्स आप किसी से अचानक से मिलते हो, कम अक्रॉस यूज कर सकते हो। When I was going to market, I came across an old friend. I came across an old, तो came across का मतलब क्या हो गया, came across का मतलब हो गया अचानक मिलना। इसके साथ में फिर से suddenly वर्ड का यूज, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, क्योंकि ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काइंडली एंड प्लीज कैन नॉट बी यूज टुगेदर, राइट। तो I came across him is the right, but if you are going to say I suddenly came across him, that will be a little bit problematic because you are using two words with the same meaning. I hope you understand. चलते हैं रूल नंबर सेकेंड की तरफ। दोस्तों ड्यूरिंग बहुत बार आप लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब क्या है, सभी को पता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है, हिंदी तो इसका बोलते हैं के दौरान, लेकिन के दौरान का मतलब क्या है,
मतलब क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट्स को टच करता है या एंडिंग पॉइंट को टच करता है? नो, नॉट एट ऑल। विदाउट टचिंग द स्टार्टिंग एंड विदाउट टचिंग द एंडिंग पॉइंट, जो आपके इन बिटवीन द टाइम जो होते हैं, टाइम जोन जो होते हैं, उसी को हम लोग ड्यूरिंग से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वॉर मीन्स ड्यूरिंग वॉर मेनी पीपल सफर्ड हार्डशिप, मतलब नॉट विद, आई मीन आफ्टर स्टार्टिंग द वॉर you are just suffering, right? Means you suffered after starting and before ending the war. So that time would be treated with the help of during, right? तो यहाँ पे हम लोग during, we go to Darjeeling during summer every year. During summer it doesn't mean that जैसे ही summer start हुआ है और जैसे end हुआ है उसको आप टच करते हो, नहीं, समर स्टार्ट होने के बाद एंड समर एंड होने के पहले के टाइम को हम लोग ड्यूरिंग बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ रूल नंबर 3, फ्रॉम। दोस्तों फ्रॉम का यूज अपन लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, टाइम 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 एंड टाइम, समय समय समय, राइट? टाइम के लिए, लेकिन कैसा टाइम? अरे भाई अपन के पास में तो सिंस भी है ना, सिंस भी है एंड फॉर भी है, ये भी तो टाइम के लिए यूज होता है सर, ये भी टाइम के लिए यूज होता है। एंड फ्रॉम भी एक आ गया भाई। अपन लोग तो देख रहे थे सिंस एंड फॉर का यूज। अरे भाई सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है? बचपन में याद किया होगा यार। सिंस और फॉर का यूज करते हैं सर पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। अरे वैसे वैसे टाइम फैक्टर जिसका प्लूरल नहीं बना सकते, फॉर एग्जाम्पल संडे का संडेज नहीं कर सकते, राइट? संडे का संडेज नहीं, जनवरी का जनवरी नहीं कर सकते, नो नॉट एट ऑल। 1997 का 1997 नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। चाइल्डहुड का चाइल्डहुड्स नहीं कर सकते। मतलब क्या है? इसके लिए अपन लोग सिंस लगाते हैं, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस चाइल्डहुड, राइट? और वैसे टाइम जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डे एंड डेज, आवर्स एंड आवर्स, मिनट एंड मिनट्स, सेकेंड एंड सेकेंड्स, मंथ एंड मंथ्स, ईयर एंड ईयर्स, राइट? इन सब का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है, तो उसके लिए अपन लोग फॉर का यूज करता है, फॉर। तो फॉर 2 days, for a month, or you can say for 2 hours, or years, decades, century, whatever you're gonna say, you can just use for over there. I hope you understand. Since भी जो काउंट जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है दोस्तों, सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर, राइट? प्रॉपर टाइम के लिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ा सा दिक्कत भी आ जाती है, राइट? लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ यू कैन जस्ट से, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग जिसको काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉमन नाउन, राइट? जिसको नहीं कर सकते एग्जैक्ट पॉइंट टाइम, मतलब एग्जैक्ट उसका दूसरा होगा ही नहीं, that would be proper. So you can easily draw the picture, I mean for your for the sake of convenience, that you can say proper के लिए since and common के लिए for. It's as simple as you can think, right? The next one, from का यूज भी हम लोग से के सेंस में ही करते हैं, इसे भी से के सेंस में करते हैं। फ्रॉम का यूज किसके लिए करते हैं? वो से के, से यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें, थोड़ा सा देखो। जहां भी हम देख रहे हैं दैट इज संडे दोस्तों, संडे, दिस इज वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही एग्जैक्ट पॉइंट है, राइट ना? लेकिन अगर हम दो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं, संडे टू मंडे, राइट? रोज खाएं अंडे, तो क्या भाई? तो जो संडे मंडे के लिए हम लोग अपन लोग सिंस यूज कर रहे थे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कर रहे थे, लेकिन जहां दो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ना, वहां पे अपन लोग सिंस नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे मैं अगर बोलूं सिंस संडे, ओके इट्स राइट, सिंस संडे, बट इफ यू गोना से सिंस संडे टू मंडे, दिस वुड बी रॉन्ग। So for that there is provision. Provision is what you have to use from Sunday to Monday, right? तो ये चीज यूज कर सकते। दूसरा चीज क्या है कि आपके फ्यूचर में भी टाइम फैक्टर को यूज करते हैं, टाइम फैक्टर यूज करते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल टेंसेस जो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जनरली टाइम को अपन लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया रहता है कि जो भी है, आई हैव बीन, आई मीन आई विल हैव बीन, इस तरीके से। ये तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे फिर आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करो, वहाँ पे आपको टाइम फैक्टर दिया होता है।
इसीलिए कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट को अलग किया जाता है ओनली बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ और मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, और मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंजेस है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर, और इस टाइम फैक्टर के बेसिस पे आप वहाँ पे सिंस एंड फॉर लगाते हो। बट फ्यूचर में हम लोग सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज करते हैं टाइम को डिनोट कर। तो यू कैन इजिली ड्रॉ के फ्यूचर में अगर लिखा हुआ है आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, तो यू कैन से कि फ्यूचर में इफ आई हैव टू गिव द टाइम फैक्टर, एंड फॉर टाइम फैक्टर देयर इज अ नीड to show the relations with the help of prepositions, so then we will have to use from over there instead of using since, right? Since को ना use करके के अपन लोग from को use करेंगे। I hope you are getting right. If you have any kind of queries, you can just comment. I'll definitely give you feedback. तो यहाँ पे समझ में आया, सम अप कर देता हूँ। फ्रॉम 2 जगह पे यूज होगा, सिंस एंड फॉर के अलावा जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस, 2 पॉइंट ऑफ टाइम होंगे तो फ्रॉम, और फ्यूचर में टाइम फैक्टर की जगह पे टाइम को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। किस जगह पे, जहां पे सिंस का यूज हो सकता था तो वहां पे फ्रॉम करेंगे। हाँ, अगर वहां पे कॉमन नाउन दिए हुए हैं तो जैसे हम लोग फॉर का यूज हर जगह पे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर विल दिया हुआ, आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशंस 2 days दिया है, तो वी कैन नॉट से आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशंस फ्रॉम 2 days। नो, आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशंस फॉर 2 days, राइट? वहां पे हम फॉर को ही यूज करेंगे, नॉट फ्रॉम। तो पता चल गया कि फ्यूचर में सिर्फ सिंस को रिप्लेस करने के लिए ही फ्रॉम का यूज करेंगे, फॉर एज इट इज यूज किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, ऑफ एंड ऑफ। ऑफ ऑफ, तो ये ऑफ जो है ये ओरिजिन शो करता है मेरे दोस्त। क्या करता है? ओरिजिन। एक तो है फ्रॉम, ये भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई केम फ्रॉम अमेरिका, आई केम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आया हूं। इट इज शोइंग द रिलेशंस दैट यू जस्ट केम फ्रॉम अमेरिका, whether you dwell in America, you live in, you belong to America, no, पता नहीं है, राइट? बट यू केम फ्रॉम अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका से मैं रहूं कुछ दिन और उसके बाद वापस इंडिया में आता हूं और कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो, तो आई जस्ट से आई केम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से आया। बट इट डजेंट मीन दैट ओरिजिन का मतलब ये मतलब वो प्लेस बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से आ रहे हो पटना पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आती है लड़के, और अगर एसएमआई में आकर के बोलते हैं वो लोग कि आई केम फ्रॉम न्यू दिल्ली, जैसे बहुत सारे लोगों का जॉब ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ट्रांसफरेबल जॉब में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट और डिफरेंट पापा के साथ में मूव कर लेते हैं भाई कि हाँ उनका पोस्टिंग हो गया है मुंबई में। अब मुंबई से वो पटना आ गए और पटना से फिर पुणे चले गए, पुणे से दिल्ली, फिर पटना। तो जो लास्ट पोजीशन था, मैं पूछूंगा कि कहाँ से आ रहे हो, तो ही और शी विल से दैट आई केम फ्रॉम दिल्ली, राइट? तो ये तो हो गई फ्रॉम की बात। ऑफ का बात क्या है कि ऑफ 2 चीज बताता है, एक तो आपको कॉज बताएगा, कारण, और दूसरा है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां से उत्पन्न होता है कोई चीज, जहां से ओरिजिनेट किया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल शी कम्स ऑफ राइट अ रिच फैमिली, मतलब कि वो अमीर घराने से है। अमीर घराने से मतलब कि ओरिजिन है उसका वहां से, राइट? वो अमीर घराने से है। ये तो हो गया से की बात, ओरिजिन का। अब मैं अगर बात करता हूं कि यहाँ पे आप सोच रहे होगा कि सर मैं फ्रॉम क्यों ना लिखूं, फ्रॉम क्यों नहीं, शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो फ्रॉम का मतलब होगा दैट वुड बी द रिलेशंस, रिलेशंस है, तो ये रिलेशंस नहीं बताएगा कि रिच फैमिली से उसका रिलेशन है। नो, नॉट एट ऑल। शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, नो। ओरिजिन उसको बताना है कि उसका बर्थ ही रिच फैमिली में हुआ है, तो यहाँ से हम फ्रॉम को यूज नहीं कर सकते, राइट ना? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर आपका मूवेबल जॉब है तो आप जहां से एंड होकर के आए हो और कोई पूछेगा तो आप ये नहीं बताओगे, भले ही आपका बर्थ मुंबई में हुआ हो तो वो आप वहां से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल
किसी का बर्थ मुंबई में हुआ है, वो कहीं और रह रहा है, और वहां से कोई पटना को आता है, तो वो अपना ये जगह बताएगा जहां से वो आया है। सो आई, ये मतलब नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ है। तो शी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, मतलब कि वो अमीर घराने से है, गरीब घर से है, राइट ना, ऑनेस्ट घर से है। तो ये सारे चीज वहां पे ऑफ के लिए यूज हो सकता, ऑफ यूज हो सकता है। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इसका यूज किया गया है, ही डाइड ऑफ मलेरिया। सो डाइड ऑफ, देखो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डाइट के साथ में, डाई के साथ में अपन लोग चार प्रेपोजिशन, डिफरेंट चार इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे एक तो हो गया ऑफ, तो ये जो ऑफ होता है, डाइड ऑफ, ये होता है कि आप जो डिजीज से इंसानों की जो मौत होती है, तो वो डिजीज से मौत होने पे उसका हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फ्रॉम भी यूज होता है इसमें दोस्तों। फ्रॉम किसके लिए यूज होता है? जब कोई किसी का डेथ ओवर से, ओवर या एक्सेसिव समथिंग से, ओवर बर्डन, ओवर ईटिंग, किसी चीजों के ज्यादा करने से किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो देयर यू कैन यूज डाइड फ्रॉम ओवर बर्डन, ओवर ईटिंग या ओवर प्रेशर, वॉट एवर। और एक होता है आपको डाइड फ्रॉम, डाइड ऑफ एंड डाइड इन। ये इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में होने वाला डेथ के लिए हम लोग इन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो ही डाइड इन एक्सीडेंट, ना कि ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट या ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, राइट। और एक होता है फॉर। फॉर का हम लोग यूज करते हैं किसी के लिए मरना, राइट ना, पर्सन और थिंग्स। अब आप लोगों को तो माइंड में आ रहा होगा कि आई डाई फॉर हर, नो नॉट एट ऑल, नॉट फॉर हर बट फॉर कंट्री ऑल्सो, राइट ना। तो अगर आप मतलब कोई कंट्री के लिए जान देने के लिए तैयार है, तो ही कैन से दैट आई मीन आई कैन डाई फॉर माई कंट्री, राइट, आई कैन डाई फॉर माई कंट्री। तो ये किसी चीज़ों के लिए या किसी पर्सन के लिए अगर कोई आदमी मर जाता है, तो वहां पे डाइड फॉर का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे 4 डिफरेंट prepositions have been used according to the different situations, right? The different situation is disease, overeating, accident, and for someone or something, somebody or something. I hope you are getting, right? तो यहाँ पे he died of malaria, malaria is the cause of dying someone, तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो दो चीज ऑफ बता रहा है, एक ओरिजिन है दोस्तों एंड दूसरा है कॉज। तो कॉज से रिलेटेड आप देख भी लिया यहाँ पे कि डाई के लिए और कौन कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा ये पॉइंट है OFF, जो बताता है सेपरेशंस। एग्जैक्टली, सभी को पता है सेपरेशंस डिनोट्स करता है सेपरेशन, अलग होना, मतलब अलग हो जाना। तो कभी भी हम लोग, आप एक पॉइंट देखो, स्विच को ऑफ कर देते हो, व्हाट काइंड ऑफ ऑफ? OF और OFF। तो यहाँ पे OFF होता है ऑन एंड ऑफ। तो ये जो ऑफ है, ये क्या बताता है? सेपरेशन ऑफ, मतलब सेपरेशन किससे? तो कभी करंट से सेपरेशन हो जाते हैं, तो कभी हम लोग ड्यूटी से सेपरेट हो जाते हैं, या फिर मेरा बटन ऑफ हो जाता है, सेपरेट हो जाता है शर्ट से। तो वी कैन यूज ऑफ इन डिफरेंट प्लेसेस as per the conditions. So a button has come off, or he is off duty today. So what is the meaning of off? Means separation. So whenever you find off has been written, so there you can analyze the meaning, that particular meaning, or you can draw the sense, right? तो चलो next rule की तरफ चलते हैं अपन लोग। The sixth rule is that most important, after a prepositions, a pronoun under objective case should be used. देखो यहां पर हम जो preposition यूज कर रहे हैं, अब बात करते हैं कि अगर preposition के बाद में कोई pronoun आता है, तो उसका objective case आना चाहिए। What is objective case? For example, अगर हम लिखते हैं I, इसका objective case me, और ये I है आपका subjective case। Subjective case, objective case, and my and mine आर पॉजिटिव केस, ये पॉजिटिव केस होते हैं, राइट। अब इसमें ये पॉजिटिव केस जो है, ये एडजेक्टिव है एंड ये एक्चुअल प्रोनाउन है। तो इसके बारे में बाद में लेक्चर्स में हम लोग देखते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को प्रोनाउंस के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूं, सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, राइट। नाउ
अगर मैं बात करूं ही डिपेंड्स ऑन आई, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इस सब्जेक्टिव केस को हटा करके हम इसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, ही डिपेंड्स ऑन मी। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही डिपेंड्स ऑन राहुल, सो राहुल कैन नॉट बी चेंज वेदर इट हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि राहुल का राहुलियां कर दिया जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 7। ये भाई है इंपॉर्टेंट, राइट, इसको समझना पड़ेगा। क्या है, बहुत बार ये ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फ्रॉग फ्रॉग लिव्स लिव्स इन वाटर एंड लैंड। तो फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड लैंड, ठीक है, एम्फीबियन है, राइट ना। तो एम्फीबियन का मतलब जो दोनों जगह पे रह रहा हो, वाटर में भी लैंड में भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक प्रेपोजिशन से इस फ्रॉग का जो पोजीशन है वाटर के साथ में, क्या वही पोजीशन लैंड के साथ में भी होता है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। लैंड में तो के ऊपर रहते हैं और पानी में रहते हैं, तो जो जिस वर्ड के लिए प्रेपोजिशंस आते हैं और जो अप्रोप्रिएट होते हैं उसको उसके पहले लिख देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, राइट। तो ये अप्रोप्रिएट होगा, मतलब कि आपके अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन सभी अलग अलग प्लेस के लिए, कंडीशंस के लिए लगाए जाते हैं। तो हियर काइंडली इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। तो इट इज मेंशन ओवर हियर व्हेन टू वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय और एंड और व्हाटएवर, the preposition should be mentioned clearly to be used with them. For example, he was surprised at, अगर आप किसी चीजों पर सरप्राइज्ड हो तो वहां पे at preposition का लगेगा, और जिससे किसी से खुश हो तो वहां पे हम लोग with preposition का यूज करते हैं, राइट। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है, माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, कि पैसिव वॉइस में तो हम लोगों ने बचपन में सुना था कि ये बाय का यूज होता है, एग्जैक्टली बाय प्रेपोजिशन ही यूज होता है जनरली 99% यू कैन से। लेकिन कुछ जगहों पर हम लोग अलग अलग प्रेपोजिशंस को भी यूज करते हैं बाय को हटा के। फॉर एग्जांपल, ही वाज सरप्राइज्ड एट हर परफॉर्मेंस, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं ही वाज सरप्राइज्ड बाय हर परफॉर्मेंस, नो, ही वाज सरप्राइज्ड एट हर परफॉर्मेंस। और अगर प्लीज्ड को रखते हैं तो ही वॉज प्लीज्ड बाय हर परफॉर्मेंस, ऐसे बोला जाता है, स्लैंग है ये। ही वॉज सरप्राइज्ड और ही वॉज प्लीज्ड हर, आई मीन बाय हर परफॉर्मेंस, नो, बाय को यूज नहीं करेंगे। बाय के जगह पे, बाय प्रेपोजिशन के जगह पे हम लोग एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं या विद का करते हैं। तो चार ऐसे डिफरेंट प्रेपोजिशन हैं जो कि पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं बाय को छोड़ करके, राइट। तो ही वॉज सरप्राइज एट, सरप्राइज के साथ में एट प्रेपोजिशन एंड प्लीज के साथ में विद प्रेपोजिशन। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ही वॉज सरप्राइज एट एज वेल एज प्लीज हर परफॉर्मेंस, नो, नेवर, राइट। तो जिसके लिए जो प्रेपोजिशन आ रहा है उसके लिए बिल्कुल यूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। शी इज कॉन्शियस एंड इंगेज इन हर वर्क। देखिए, कॉन्शियस के बाद आने वाला प्रेपोजिशन गायब है और इंगेज के लिए यहाँ पे इन आया है, तो कॉन्शियस के साथ में ऑफ का यूज करते हैं हम लोग। शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज इन हर वर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीजों को गौर से देख रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट रूल पे आप लोग जाते हैं, रूल नंबर 8। ये कहता है कि नो preposition should be used with the noun home except when it is followed by an adjective in the possessive case, say go to home, arrive home, and reach home and get home। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि go to home, so this is wrong। go home, arrive home, reach home and get home, यही आपका सही है। तो होम के पहले हम एक प्रेपोजिशन को यूज करते हैं एट। ये एट दो सेंस देता है, एक तो स्टेइंग का, मतलब कि वहां पे आप रह रहे हो या फिर काम कर रहे हो, और वर्किंग का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लगाते हैं इसी में आई स्टे होम,
तो इस जगह पे मुझे एट प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा। आई स्टे एट होम या आई वर्क एट होम, राइट। यहाँ पे स्टेइंग का सेंस या वर्किंग का सेंस देना होगा तो होम से पहले एट का यूज करेंगे। बट अगर मुझे इसके अलावा कोई भी सेंटेंसेस बोले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई गो होम, गो टू होम, तो अपन लोग इस चीजों को नहीं यूज करेंगे। टू preposition विल नॉट बी यूज देयर, राइट। आई गो होम डायरेक्टली। बट but but if I'm going to say I go home and before whom if I apply possessive case of pronoun, right, what is that? तो अगर मैं इसके साथ में possessive case को यूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल माई, आई गो माई होम, तब फिर यहां पर टू का यूज किया जाएगा। आई गो टू माई होम, हिज होम, हर होम, वॉट एवर, राइट। So I went to his home is absolutely right, and he went home, both are correct. He decided to go to Krishna's home. When the possessive case apostrophe s has been given over there, it is showing the possession upon the whom, and that's why we are using to over here. So to is right preposition, right? So if it is bare, I mean possessive cases or any kind of apostrophe is, so home will never take to preposition before it. I hope you are getting. Now rule number 9, after transitive verbs such as, exactly, बहुत बार अपन लोग गलती करते हैं। Discuss, describe, reach, order, tell, demand, attach, resemble, ridicule, etc. So transitive verbs का मतलब वैसे verbs जिसका impact object पर पड़ता हो, right, directly. For example, somebody slaps someone. तो अगर मैं लिखता हूं राहुल slaps मोहन, यहाँ पे टू लिख दिया, राहुल स्लैप्स टू मोहन, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, राहुल ने हिट किया, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मोहन को पड़ गया, राइट। तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आई ईट मैंगो, तो यहाँ भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। आई ईट डायरेक्टली, टू प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई ईट टू मैंगो, आई ईट मैंगो, तो ईट भी क्या है, इससे इस मैंगो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस एक्शन से। तो जितने भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको प्रेपोजिशंस का यूज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, ये सब सारे एग्जांपल्स हैं। तो द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, नो नॉट एट ऑल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर इवन मैंने देखा है बहुत सारे फैकल्टीज, आई एम डिस्कसिंग अबाउट, नो, डिस्कसिंग द मैटर। तो इस अबाउट को यूज वहां पे नहीं करना होता है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव है, ये डायरेक्ट उस चीजों को हिट करेगा। आई मीन द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो डिस्कसिंग अबाउट, डिस्क्राइबिंग अबाउट और ऑर्डर फॉर, तो ये सारे प्रेपोजिशंस को कैरी नहीं करते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ों को अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन से प्लीज हटाइए, क्योंकि ये आदत बनी रहती है तो प्रॉब्लम होता है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस, राइट। So the poet describes the beauty of nature. He orders for 2 cups of tea, which is wrong. He ordered 2 cups of tea. I hope you understand. Then next, after the verbs say, suggest, propose, speak, explain, reply, complain, talk, listen, write, etc., the 2 prepositions should be used over there. I did not reply me. No, I did not reply to me. ये हम लोगों ने नरेशन में भी पढ़ा था। नरेशन में क्या था कि राहुल says or said or will say, present, past and future। तो इस अबाउट को यूज करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, नरेशन को बता सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं राहुल सेज और विल से, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जितने भी आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनको प्रेपोजिशंस का यूज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, एटसेट्रा। तो
तो इसके बाद अपन लोग टू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। राहुल सेज टू मोहन, और राहुल सेड टू मोहन, और विल से, राइट। तो यहाँ पे सच एज, सपोज, स्पीक, एक्सप्लेन, जितने भी वर्ड्स हैं इसमें टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। आई टॉक टू यू, so he did not reply me. Wrong, he did not reply to me. You never wrote to me. And you can say he suggested to her, right? तो यहाँ पे preposition होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, since and for। अभी आप लोगों को मैंने बताया है denotes point of time and for denotes period of time, और हम लोगों ने इस चीज़ को कर भी लिया है। तो इससे रूल नंबर 12 पे चलते हैं। एक वर्ड है इंटर। इस इंटर के साथ में इनटू वर्ड को यूज नहीं करते। कब नहीं करते हैं? इनटू वर्ड को उस वक्त यूज नहीं करते हैं जब इसके बाद कोई प्लेस दिया होता है, लेकिन अदर देन प्लेस आप इनटू का यूज कर सकते हैं। इनटू कैन बी यूज वेयर, अदर देन प्लेस। Guys, it's important, several times we often use enter into the room. No, not at all. If we are going to use he enter into the premises, so premises is the place, so we cannot use into over there. So he entered the premises directly, you can say. They entered a hot discussion. यहाँ पे जब place के अलावा hot discussion, debate etc. दिया होगा तो फिर into, इंटर के साथ में into को यूज करेंगे, and that would be like they enter into a hot discussion. I hope you are getting. Next, wait for is equal to await. Wait for is equal to await. Either you can write wait for or await, but you should not write await for. This is wrong. So he is awaiting for the reply, which is wrong because the word for has been used. Preposition for यहाँ पे use हो गया है। He is awaiting the reply. This is right. Or you can say I am waiting for the reply. There are the two ways to write wait for, or you can say await. Now the next word, despite. Either you can write despite or in spite of. You should never write despite of, despite of। जनरली आप क्वेश्चंस में देखोगे कि ऑफ यहाँ पे दिया हो, पढ़ने में अच्छा लगता है, इवन कि हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं, तो ये आपको समझना होगा कि ऑफ यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। रॉन्ग, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड में ही 3 लग गया है, जो कि ये वर्ड फेल हो गया। इन द एग्जामिनेशन द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर्स। ओके फाइन, कंप्राइज के साथ में ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं नो। कंसिस्ट ऑफ, और यू कैन से कंपोज ऑफ। कंप्राइजेस के साथ में ऑफ का यूज नहीं करते। द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर, विच इज रॉन्ग। द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर, ये गलत है, नॉट सही है, ये गलत है। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, ये सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या, कि कंप्राइज के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। हाँ, कंसिस्ट के साथ में या कंपोज के साथ में हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं जो सिमिलर मीनिंग देते हैं। तो दिस बुक कंप्राइजेस 5 chapters, or you can say this book consists of 5 chapters, or you can say this book composed of 5 chapters. I hope you got all those things which are very lucrative, and prepositions आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की है, राइट। मैंने अभी 13 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाया है। लैटर हम लोग बहुत सारे प्रेपोजिशन को करते हुए चलेंगे। प्लीज वॉचिंग दिस वीडियोस एंड अपना कमेंट प्लीज आप लोग देना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट के ही अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस को अपलोड भी करते हैं।
क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के क्वेरीज को शॉर्ट आउट करना इज वेरी इसेंशियल फॉर अस, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।